करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आयुष्मान भव और मैं हूं आपके साथ दिशा बेस्ट। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आप तक आयुर्वेद पद्धति के जरिए उपचार के तरीके आपको घर बैठे बताने का प्रयास करते हैं। आज हम आपको कब्ज और बदहजमी के आयुर्वेदिक तरीके से इलाज के बारे में बताएंगे। अनियमित दिनचर्या और खान पान के कारण कब्ज की समस्या होना आम बात है। सुबह सुबह पेट साफ ना हो तो पूरा दिन अच्छा महसूस नहीं होता। यही नहीं, कब्जियत कई दूसरी बीमारियों का कारण भी बनता है। कब्ज की समस्या आंत के रोग से भी उत्पन्न होती है। कब्ज का कारण कुछ भी हो, यदि आप इससे ग्रस्त हैं तो आपके शरीर और मन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कब्ज के कारण पाचन क्रिया बिगड़ जाती है और इसके अलावा सिर दर्द होना, गैस बनना, पेट में गैस बनना, भूख कम होना, कमजोरी महसूस होना और जी में चलना आदि समस्याएं उत्पन्न होती है। वहीं बदहजमी की बात करें तो पाचन तंत्र में खराबी होने के कारण बदहजमी की समस्या होने लगती है। बदहजमी की अगर समस्या लंबे वक्त तक चले तो ये गंभीर बीमारी का रूप ले लेती है। ये समस्या शरीर में हाइड्रोक्लोरिक का ना बनना है जो आहार को पचाता है। बदहजमी मूल रूप से खाने से संबंधित होती है। आमतौर पर अपच में कोई गंभीर जटिलताएं नहीं होती है, फिर भी ये आपके जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। इसके कारण आप असहज महसूस करते हैं और कम खाते हैं। आज हम बदहजमी को दूर करने के आयुर्वेदिक तरीकों के भी बात करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद रहेंगे बेहद खास मेहमान डॉक्टर विकास चंद्र गुप्ता। डॉक्टर विकास चंद्र गुप्ता चिकित्सा के विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर विकास चंद्र गुप्ता आयुर्वेद पद्धति के चिकित्सा विज्ञान के विशेषज्ञ हैं। वर्तमान में आप बतौर ललित हरी स्टेट पीजी आयुर्वेदिक कॉलेज और अस्पताल पीलीभीत में स्वास्थ्य वृत्ता विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर कार्य कर रहे हैं। आपने BAMS डिग्री SRM स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज बरेली से ली है, फिर आयुर्वेद में MD की डिग्री BHU वाराणसी से ली। आपने 20 से ज़्यादा शोध पत्रों में अपने लेख प्रकाशित किए हैं। करीब 5 आयुर्वेदिक किताबों के आप सह लेखक भी रह चुके हैं। आपको अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए कई सम्मान भी दिए गए हैं। ग्लोबल फाउंडेशन ने आपको लाइफ टाइम वैल्यूएबल आयुर्वेदिक फिजिशियन अवार्ड से नवाजा है और भी कई सम्मान आपके नाम किए हैं। तो ये था डॉक्टर विकास चंद्र गुप्ता का परिचय। अगर आप भी अपनी बीमारी से संबंधित कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी है। करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। तो आज हम कब्ज और बदहजमी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। चर्चा शुरू करने से पहले सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि कब्ज होने का सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, कि सब कब्ज होने का कारण क्या होता है? और अजीर्ण दोनों आपस में जुड़ी हुई चीजें हैं। अधिकांश लोगों को दोनों चीजें मिलकर होती हैं। कुछ लोगों को जिनको कब्ज की समस्या रहती है उनको अजीर्ण की समस्या भी साथ में रहती है जी। कब्ज होने के कई सारे कारण हैं। उसमें सबसे बड़ा कारण है आजकल की जो भागदौड़ वाली हमारी जीवन शैली हो गई है, जिसमें हम कुछ भी खा लेते हैं जी। हमारा जो स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल हो गया है, तनावपूर्ण जीवन शैली हो गई है, तो उसकी वजह से हमारी जो आंतों की गतियां हैं बहुत प्रभावित होती हैं। आयुर्वेद विशेष रूप से क्रीडो सिद्धांत पर आधारित है। वास्तविक तौर पर इसमें जो वात है, जिसको हम लोग शुद्ध रूप में वायु मानते हैं, और जो गति का द्योतक होता है वो शरीर के अंदर सभी प्रकार के अंगों की आंतरिक गतियों के लिए उत्तरदायी होता है। स्थूल से लेकर सूक्ष्म तक की सभी गतियां इसी के द्वारा नियंत्रित होती हैं। किसी भी प्रकार की विकृति यदि इस वायु की क्रिया प्रणाली में आती है तो ये अपनी जो गति है इसको विकृत करता है और उसकी वजह से आंतों की गतियां शिथिल पड़ती हैं। ये कई बार वृद्धावस्था में भी होता है और अब तो लगभग हर उम्र के लोगों में ये गतियां पाई जा रही हैं। उसकी वजह से ये कब्जियत की समस्या या कॉन्स्टिपेशन या कोष्ठ की बन होती है। कुछ लोगों का डाइट चेंज हो रखा है, व्यवहार शैली थोड़ी बदली हुई है, डाइट में फाइबर डाइट नहीं लेते हैं। कुछ लोगों को बहुत लंबे समय तक यदि किसी प्रकार की औषधि का सेवन करते हैं या किसी लंबी बीमारी से जूझते हैं, उनमें भी कब्जियत की समस्या आने लग जाती है। कब्जियत की समस्या स्ट्रेस से भी रिलेटेड होती है, तनाव से भी रिलेटेड होती है, आपकी
जिस प्रकार की कार्य प्रणाली में आप कार्य कर रहे हैं इससे भी प्रभावित होते हैं। जी। तो मुख्य रूप से कब्ज जो है वो आपकी डाइट के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करता है, आपकी लाइफ स्टाइल पे बहुत ज्यादा। सर, कब्ज से बहुत लोग परेशान रहते हैं और सीधा सीधा समाधान ढूंढते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें कब्ज से निजात मिल जाए। कब्ज का आयुर्वेदिक इलाज क्या हो सकता है? पहली चीज तो आप ये समझें कि कब्ज लोगों को या कोष्ठ की पूर्ण रूप से शुद्धि न हो पाना, मल का पूर्ण रूप से शुद्ध ना हो पाना, इसको समझना बहुत आवश्यक होता है। अधिकांश लोग हमारे समाज में इस प्रकार से हैं जिनसे जब प्रश्नोत्तर किया जाता है ओपीडी के समय या चिकित्सा के समय, तो उनसे पूछा जाता है कि आपकी पेट की शुद्धि हो जाती है, तो अधिकांश उसमें से बोल देते हैं हाँ डॉक्टर हम सुबह जाते हैं हमारी शुद्धि हो जाती है कोष्ठ की। वस्तुतः उनको ये पता या लोगों को ये जागरूकता होनी चाहिए कि कोष्ठ शुद्धि का अर्थ ये होता है कि जब आप तो मल से निवृत्त होकर निपटे तो आपको पेट में हल्कापन महसूस होना चाहिए, आपको उसके बाद भूख लगनी चाहिए, आपको खाने की कुछ इच्छा उत्पन्न होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है, पेट में भारीपन रहता है, उसके बाद भी गैस बनती है, इसका मतलब चाहे मल कठोर हो चाहे मल कठोर ना हो, उन दोनों ही अवस्थाओं में आप मलबद्धता से या कोष्ठबद्धता से जूझ रहे हैं। तो कुछ चीजें जो आप अपने जीवन शैली में कर सकते हैं, एक तो अपनी डाइट में फाइबर को बढ़ाइए। कुछ चीजें आप अपने डाइट में अपने खाने में बढ़ाइए, जैसे कि बहुत सिंपल सी चीजें हैं। भोजन के साथ में आप सलाद का सेवन करें, जो आटे का इस्तेमाल करें, उसमें शोकर युक्त आटे का इस्तेमाल करें। अपने सुबह से लेकर शाम तक एक जो आप भोजन लेते हैं तो उसमें कुछ फलों का सेवन बढ़ाएं जो कि कोष्ठ को शुद्ध कर सकते हैं। इस तरीके की कई सारी चीजें यदि आप अपनाएंगे तो लाभ होगा। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं हनी मुजफ्फरपुर बिहार से। हनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ आपका सवाल है? हाँ, मेरा सवाल ये है कि मैं कुछ भी खाती हूँ तो मुझे गैस की प्रॉब्लम हो जाती है और सीना थोड़ा भारी सा लगा रहता है, दिन भर एसिडिटी बनी रहती है, कुछ खाने का मन नहीं करता है। डॉक्टर साहब, इनके सवाल का आप जवाब देना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। जो समस्याएं ये बता रहे हैं, ये देखिए, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि ये कोष्ठबद्धता या मलबद्धता और अजीर्ण आपस में मिली हुई समस्याएं होती हैं, तो वही लक्षण इनके अंदर हैं। क्योंकि इनका कोष्ठ पूर्ण रूप से साफ नहीं हो पाता है, मल पूर्ण रूप से साफ नहीं हो पाता है, तो इस वजह से इनको आमाशय वाले स्थान से भी भारीपन और मध्य स्थान जहाँ पे हमारे आहार का पाचन होता है उस स्थान पर भी भारीपन महसूस हो रहा है। अगर ये कोष्ठ शुद्धता होने लग जाएगी तो इनको इनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आप अपने भोजन में सलाद का प्रयोग बढ़ाइए। आप गाजर है या मूली है, खीरा आ रहा है, ककड़ी आ रहा है, इस चीजों का सेवन बढ़ाइए। पपीता इस समय मौसम में आ रहा है, आप पपीते का सेवन बढ़ाइए। और साथ साथ में रात्रि के समय में आप सभी, हम लोग पुराने नुस्खों में भी हरण का इस्तेमाल करते हैं, हर्रे बोलते हैं हम लोग अपने उसको अपनी साधारण भाषा में। आप हर्रे, वो भी छोटी वाली अगर हर्रे आती हैं तो उसका पीस के पाउडर बना लीजिए और आधी से 1 चम्मच रात में अगर गर्म पानी से लेते हैं तो आपका कोष्ठ भी शुद्ध होगा और साथ में आपको अन्य समस्याओं से भी निजात मिलेगी। त्रिफला का इस्तेमाल भी कर सकते हैं यदि हरण नहीं मिलती है आपको। जी हनी जी, मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। सर, दर्शकों का काफ़ी ये भी सवाल रहता है कि जब बदहजमी हो जाती है उस समय क्या कुछ बीमारियां, कब्ज के कारण क्या बीमारियां दूसरी हो जाती है? बिल्कुल। देखिए, जिस आमाशय और पक्वाशय ये जो आहार नलिका है, हमारा पूरा शरीर इसी आहार नलिका पे आधारित है, क्योंकि इसी आहार नलिका से हम अपने शरीर के अन्य अंगों को पोषण प्रदान करते हैं। तो यदि अगर यही मूल, ये जो जड़ है, यही अगर हमारी विकृत हो जाएगी तो निश्चित रूप से उसके ऊपर आधारित पूरा वृक्ष, हमारा जो शरीर की वृक्ष है, विकृत होना शुरू हो जाएगा। इसलिए इससे कोष्ठबद्धता से या कब्ज से बचने के लिए आपको नियमित रूप से अपने खान पान में परिवर्तन करना है। किस प्रकार की व्याधियां हो सकती है? बहुत व्याधियां हैं। एसिडिटी हो सकती है, लगातार एसिडिटी रह सकती है, लंबे समय तक एसिडिटी की वजह से अन्य उपद्रव उत्पन्न हो सकते हैं। आपको अगर कब्जियत की शिकायत लगातार रहती है तो उसकी वजह से बवासीर जैसी शिकायतें, एनल फिशर जैसी शिकायतें, रेक्टल प्रोलैप्स जैसी शिकायतें, गंभीर व्याधियां भी हो सकती है लंबे समय में। और इसके अतिरिक्त और भी कई सारे आयुर्वेद के अनुसार बात हैं जो आपको कोष्ठबद्धता के कारण ही हुआ करते हैं। श्वास रोग जैसी कई समस्याओं में भी कोष्ठबद्धता और आमाशय के अंदर होने वाली ये विकृतियां अपने आप में बड़ा महत्व रखती है। जी डॉक्टर साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे से एक दर्शक ब्रिजेश गुप्ता लखनऊ से जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या सवाल है आपका? थैंक यू।
डॉक्टर साहब से ये चीज पूछना था कि मेरी वाइफ है, उनको बार बार मतलब गला खराब हो जाता है। मतलब मॉर्निंग में जब वो थोड़ा सा पानी में जैसे काम वगैरह कर लेते तो अक्सर कर गला खराब मतलब हो जाता है बार बार। तो आयुर्वेद में क्या इस तरीके से है जिससे ब्रजेश जी आपको बताना चाहेंगे कि गला खराब होना, बार बार गला खराब होना एक प्रकार से एलर्जी जैसी समस्या है, जिसको व्याधि क्षमत्व या हम लोग मानते हैं आयुर्वेद की व्याधि क्षमत्व की वजह से बार बार गला खराब होने की। और यदि आपको बार बार गला खराब हो रहा है तो कुछ औषधि मैं आपको बता सकता हूँ, बहुत छोटी सी, अपने किचन के मसालों में भी हम लोग कई बार इस्तेमाल करते हैं। छोटी पीपल या पिपली कहते हैं, इसको पीस के यदि आप 4 से पिपली अगर आप पीस के इस्तेमाल करेंगे शहद में मिलाकर तो इससे लाभ होगा। उससे उनकी जो अग्नि है, जो आमाशय में जिसको हम मानते हैं कि आहार पाचन के लिए संबंधित है, वो भी तीव्र होती है और साथ में इस प्रकार की एलर्जिक समस्याओं से भी आपको निजात मिलती है। इसका सेवन करना है उनको लगातार। जी ब्रिजेश जी, मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। सर, सवाल एक मेरा आपसे ये है कि आयुर्वेद के हिसाब से कब्ज होने पर क्या करना चाहिए और किन चीजों का परहेज करना चाहिए? अगर यदि कब्ज की समस्या रहती है तो आयुर्वेद के हिसाब से, आयुर्वेद के अनुसार एक तो सबसे बड़ी चीज ये है, चाहे अजीर्ण होता हो चाहे कब्ज होता हो, आपको अपना खाने का समय नियत करना पड़ेगा, पहली। दूसरी चीज, बार बार भोजन करने की समस्या से भी आपको, यदि कुछ लोगों की आदत होती है कि अभी खा के निकलेंगे, थोड़ी देर बाद उनका क्योंकि वर्क रूटीन ऐसा है कि वो बार बार चाय लेंगे या स्नैक्स लेंगे, तो ये बार बार जो खाने की आदत होती है ये पाचक तंत्र को तो कमजोर बनाती है, लेकिन साथ में आंतों की गतियों में भी प्रभाव डालती है। तो इस प्रकार की आदत से बचें। समय अंतराल पे जब आपको खुद भूख लगे शरीर से पूछ के खाएं, संयमित और नियमित भोजन करें। अगर आप संयमित और नियमित भोजन करेंगे तो इससे आपको इस प्रकार की आंतों की गतियों में होने वाली समस्याओं से निजात मिलेगी। तीसरा, भोजन के अंदर उस तरीके की चीजों को बढ़ाएं जिस तरीके की चीजों से मल का जो बल्क है, जो स्थूलता है, वो बढ़े। जैसे कि चोकर आटे का इस्तेमाल करें। ईसबगोल की भुस्सी रात के समय दूध के साथ लेने से कोष्ठ में स्निग्धता भी आती है और साथ में मल की निवृत्ति भी आराम से होती है। हरी सब्जियां, सबसे ज्यादा सब्जियां जैसे पालक है, इसका अपना गुण भी है कि रिचन भी कराती। करेला अपने आप में बहुत बढ़िया सब्जी भी और औषधि भी है, जो कोष्ठ की शुद्धता भी कराता है और आमाशय के अंदर अम्लता को भी शांत करता है। कुछ फल आप सेवन करें, जैसे पपीता है, अमरूद है, खजूर है, आड़ू है, मुनक्का बहुत बढ़िया औषधि है, जिसको आप रात में दूध में भिगो के थोड़ी देर होकर अगर दूध का सेवन करें, पीछे से यदि आप मुनक्का खाते हैं तो उससे आपको लाभ होगा। जी, एक और काम कर सकते हैं कि दही का सेवन आप जो है रायते के रूप में, जिसको तक्र बोलते हैं आयुर्वेद में, उसका सेवन यदि आप भोजन से पहले थोड़ा करें तो आपको कोष्ठबद्धता में लाभ मिलेगा। जी, डॉक्टर साहब हमारे साथ सुरेंद्र गुप्ता कानपुर से जुड़ चुके हैं हमारे दर्शक। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपका सवाल है? हाँ, ये मुझे कुछ भी खाते हैं कभी कभी अब पेट में जलन होनी शुरू हो जाती है, बहुत खट्टी डकार सी आती हैं, और ये प्रॉब्लम ज्यादातर जो है मुझे गर्मियों में ज्यादा होती है। इसके लिए मैं क्या करूँ? देखिए, जो आपकी समस्या है जिसमें आपको खट्टी डकारें आती हैं, ये अजीर्ण का लक्षण है। अगर आपको कोष्ठ शुद्ध हो जाता है, आपको मल निष्कासित हो जाता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी उस अवस्था में भी आपको एक संशोधन की आवश्यकता जरूर है। तो पहला तो आप रात के समय हरण का लेना, हरण में रात में आधी से 1 चम्मच तक आप हरण गर्म पानी से लें, हर में गर्म पानी से। दूसरा, मुलेठी जो हम लोगों के आयुर्वेदिक दवाइयों में बहुत ज्यादा प्रचलित है, उस मुलेठी को आप उबाल के या उसका चूर्ण, दोनों तरीके से आप सेवन कर सकते हैं। तीसरा और एक और कार्य जो आप कर सकते हैं, वो आपके घर में आपके किचन में बड़ी सौंफ, हरे रंग की जो बड़ी सौंफ होती है वो उपलब्ध होती है। आधा चम्मच बड़ी सौंफ लेके उसको 4 कप पानी में हल्की आंच पे उबालें, और जब वो उबलते आधा कप बचेगा तो छानकर सुबह और शाम दोनों टाइम पिए। भोजन के बाद गर्म पानी जरूर पिए, क्योंकि यदि आप गर्म पानी नहीं लेते हैं भोजन के पास, वो अम्ल पड़ा रहता है आमाशय में इसी प्रकार से, और यही भोजन बाद में अम्लता को प्राप्त होती है, एसिडिटी या आपको अम्लोदगार जिसको आप बोलते हैं, खट्टी डकारी, ये उत्पन्न करता है। तो भोजन के बाद गर्म पानी 1 कप जरूर है।
जी सुरेंद्र जी, मुझे लगता है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। हमारे साथ रुक्मणी शर्मा जी चंडीगढ़ से जुड़ चुकी है। रुक्मणी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या सवाल है आपका? हाँ जी मैम, मैंने पूछना डॉक्टर साहब से, जब मैं सैर करती हूँ ना तब मेरे ना दोनों बाजुओं में और जैसे छाती में दर्द होता है। जी हाँ जी होता है इनका। अच्छा, दोनों बाजुओं में दर्द होता है, जब किस समय होता है आप फिर एक बार बताएंगे? जब मैं सैर करती हूँ सर। जब आप सैर करते हैं तब? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, देखिए पहली चीज तो आपको अपना एक बार वजन देखिए, कितना आपका वजन है। अगर आपका वजन ज्यादा है तो एक बार उसको नियमित कीजिए। दूसरी चीज, यदि आपके बाजुओं में दर्द होता है, यदि आपके शरीर में दर्द होता है, आपका शरीर भारी रहता है, तो निश्चित रूप से सारी समस्याएं कोष्ठ में आम तत्व जिसे कहते हैं या इंडाइजेस्टेड मटेरियल जिसको कहते हैं, उसके बने रहने की वजह से भी होती है। जबकि ऐसा नहीं है कि हमेशा इसी की वजह से होती है, लेकिन उसकी वजह से भी आवाज तो साफ आवाज नहीं आ रही आपकी। तो कुछ छोटे उपाय आप कर सकते हैं उसके लिए। पहला तो आप सौंठ को और सौंठ को बराबर मात्रा में लेके 5-5 ग्राम लेके उसको 4 कप पानी में हल्की आंच से उबालें, और जब आधा कप बचे तो उसको सुबह और शाम दोनों टाइम लें। दूसरा, आप चित्रकाती वटी का सेवन 2-2 गोली 3 बार सुबह शाम करें। जी मुझे उम्मीद है रुक्मणी जी आपको आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बस्ती से हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक दर्शक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या सवाल है आपका? विजय जी, आपका सवाल क्या है? विजय जी, आपको आवाज आ रही है? तो मुझे लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। तो सीधा सर के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब, सवाल मेरा आपसे यह है, बदहजमी के समय लोगों को खाने की बहुत दिक्कतें होती है, लोगों को खाने का मन नहीं करता है। क्या कुछ आयुर्वेद के जरिए ऐसे कुछ इलाज या उपचार है बदहजमी के लिए? बिल्कुल, देखिए जब या तो बदहजमी होने के सबसे बड़े कारण में से यह है कि या तो गुरु आहार हम उसको कहते हैं जिसको पचने में समय लगता है, लंबा समय लगता है। यानी अभी आपने भोजन लिया, भोजन लगने के 4 घंटे बाद आपको सोने कुछ खाने की इच्छा हो या 6 घंटे बाद खाने की इच्छा होनी चाहिए। यदि वो नहीं हो रही है, लगातार वो आपको भूख नहीं लग रही है, फिर इसको हम अजीर्ण की श्रेणी में ले आते हैं। इनको हम अजीर्ण कहते हैं या इंडाइजेशन कहते हैं, बदहजमी कहते हैं। तो अगर बदहजमी है तो सबसे सिंपल और सादा उपाय है आप लंघन यानी कुछ भी ना खाएं जब तक कि आपको सामान्य भूख लगना उत्पन्न ना हो जाए, पहली चीज। और एक नियम भी बनाएं सभी लोग की, जब तक कड़ी भूख ना लगे तब तक कुछ भी खाने की आदत ना बनाई जाए। दूसरा, अगर बदहजमी है तो केवल बार बार गर्म पानी का सेवन करें, क्योंकि गर्म पानी के अंदर, उष्ण जल के अंदर अग्नि तत्व है जो बार बार शरीर में जाएगा और जो इंडाइजेशन जिस कारण से हुआ है उसे डाइजेस्ट करके उसको शरीर से बाहर निकालने का प्रयास करेगा। तो बार बार गर्म पानी का सेवन करें। बार बार सौंठ के बने पके हुए पानी से, यानी सौंठ जो अदरक को सुखा बना लेते हैं उसको उबालें, उसको उबाल के उसका सेवन करें। इन छोटे छोटे घरेलू नुस्खों से आप इस बदहजमी से बाहर आ सकते हैं। और ध्यान रखें कि बदहजमी होने पे पुनः खाना ना खाएं। जी, हमारे साथ एकता, हमारी दर्शक पीलीभीत से जुड़ चुकी है। एकता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या सवाल है आपका? एकता जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, मेरा सवाल ये है कि मेरी बेटी है 13 साल की और उसको टाइफाइड बुखार 2 बार हो चुका है। अभी उसका प्रेजेंट प्रॉब्लम ये है कि उसको कब्ज रहता है, पेट पूरी तरह से साफ नहीं हो पाता। जी डॉक्टर साहब, एक तो अगर उसको बुखार रहता है या किसी कारण से वो किसी औषधि का, अंग्रेजी औषधि का या किसी और प्रकार की औषधि का वो लगातार सेवन कर रही है, तो वो भी अपने आप में एक बड़ा कारण होता है कब्जियत होने का। या अगर कोई रोगी लंबे समय से किसी रोग से सफर कर रहा है उसकी वजह से भी एक कब्जियत होने का कारण होता है। अगर बच्चे को बुखार हो रहा है, 16 वर्ष की बच्ची है, तो 2 तरीके आप उसके लिए कर सकते हैं। पहला तो रात के समय मुनक्के को भिगो दें, दूध के साथ उबाल दें और उसके बाद थोड़ी देर उसे रखा रहने। जब मुनक्के फूल जाएं उसके बाद रात में इनको गर्म ही गुनगुना ही पीते और पीछे से मुनक्के के दें। तो एक तो उससे कोष्ठ में स्थिरता आएगी और कोष्ठ उसमें क्लीन होगा आपका। दूसरा, अगर इसमें से काम होता है तो ठीक है, नहीं तो त्रिफला या हरण का सेवन जो है, या हर्रों का सेवन आप रात के गर्म पानी से बिटिया को कराएं, उससे लाभ होगा।
जी, एकता जी, मुझे उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। हमारे साथ एक और दर्शक प्रथम देहरादून से जुड़ चुके हैं। प्रथम जी, आपका सवाल। हेलो डॉक्टर विकास जी, मेरा एक सवाल था आपसे। जैसे कि आजकल देश में लॉकडाउन चल रहा है, तो आप कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बता सकते हैं जो कुछ ऐसे तरीके ताकि हमारे पेट की जो समस्याएं हैं और जो प्रॉब्लम होती है वो सब उसका इलाज कम कर सके, फिर कोई प्रॉब्लम ना हो आगे। बिल्कुल बिल्कुल, प्रथम जी ने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है, क्योंकि इस समय लॉकडाउन के समय में हम लोग सब घर में रह रहे हैं और हमारे घर में रहने की वजह से शारीरिक क्रियाएं हमारी बहुत कम हो गई हैं और कब्ज और इंडाइजेशन, और एक सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि हम लोगों की डाइट लगभग उसी तरीके से चल रही है। हम लोग खाने पीने में घर में रहने की वजह से लगभग उसी प्रकार से सेवन कर रहे हैं चीजों का जिस प्रकार से सामान्य दिनों में करते हैं। तो पहली चीज तो यह है कि आपको अपनी थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए। जितना आप फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाते हैं उतना ही शरीर में वात जवायु गुण बढ़ता है और शरीर के अंदर आंतों की गतियां हैं वो बढ़ती है। तो थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए, थोड़ा व्यायाम, एक्सरसाइज, प्राणायाम, थोड़ा कीजिए, कपालभाति कीजिए, कुछ प्रक्रियाएं कीजिए जिससे कि शारीरिक गतियां बढ़े। तो उससे ये अजीर्ण और मलबद्धता, ये दोनों चीजें नहीं होंगी। दूसरा, डाइट को हल्का रखें, उतना ही रखें जितने की जरूरत आपको लगता है कि पूरे दिन भर में है, उसको एक्सेस डाइट की तरह मत कीजिए। ये तली भुनी चीजें ज्यादा मत सेवन कीजिए। आप ज्यादा तली भुनी सेवन करेंगे तो वो गुरु आहार हो जाएगा और वो पचने में आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी है नहीं और आप घर पे हैं इस समय और लगातार यदि आप तली भुनी चीजों का सेवन कर रहे हैं तो उसकी वजह से आपको धीरे धीरे शिथिल होगी और बलबद्धता होगी। तो मुख्य रूप से दो काम कीजिए, एक तो अपनी शारीरिक गतियों को, क्रियाओं को बढ़ाइए, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज कीजिए, योगा एक्सरसाइज कीजिए। दूसरा, अपनी डाइट को थोड़ा परिवर्तित कीजिए, उसमें हल्के आहार लीजिए। और तीसरा, थोड़ा सा आप कपालभाति, योगा, प्राणायाम भी कीजिए, लाभ मिले। गर्म पानी का सेवन जरूर करें लगातार। जी, प्रथम जी, मुझे उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। सर, एक सवाल मेरा आपसे है कि जब कब्ज होती है और जब बदहजमी होती है तो पाचन क्रिया जो होती है उसके कारण अगर उसमें कुछ अनबैलेंस हो जाता है तो कब्ज और बदहजमी हो जाती है। ऐसा क्या किया जाए, क्या खाया जाए जिससे जो पाचन क्रिया है वो हमारी सही रहे? देखिए, बहुत सादा सा इसका जवाब एक ये है कि आप अपने आप से पूछ कर भोजन करें, क्योंकि अधिकांश समस्या जो है जीवन शैली से संबंधित है। लोग अपने शरीर से कभी नहीं पूछते हैं कि क्या जरूरत है। अधिकांश अजीर्ण के केस या अधिकांश मलबद्धता के केस वहीं पे होते हैं जहां पर व्यक्ति स्वयं पे नियंत्रित नहीं रख पाते। इससे पहले भी मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया कि संतुलित और नियमित अगर भोजन का सेवन करेंगे तो अजीर्ण और मलबद्धता जैसे चीजें आपके जीवन में नहीं आएंगी। संतुलित और संयमित होने का मतलब ये है कि आपको खुद पे नियंत्रण रखना है। आप अगर घर से नाश्ता करके निकले हैं और नाश्ते में आपने लघु आहार यानी हल्का आहार लिया है, तो बाहर सर्विस में या जहां भी आप कार्य करते हैं वहां बार बार खाने की आदत से अपने आप को बाहर रखें। जब तक शरीर ना मांगे तब तक चीजों का सेवन ना करें। भोजन के बाद गर्म पानी का सेवन लगातार करें। यदि आपको लगता है कि कोष्ठ शुद्धि नहीं हो रही है तो अपनी डाइट में इस तरीके की चीजों को बढ़ाइए जिससे कोष्ठ शुद्धि है। और आहार से जितना बढ़िया आप अपने आप को संयमित रखेंगे उतना बढ़िया आप औषधि से नहीं रखेंगे। आप आहार से ही अपने आप को औषधि की तरह कार्य कीजिए और आहार से ही अपने आप को अपना कोष्ठ शुद्ध रखें। डॉक्टर साहब, हमारे साथ सुभाष जी जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से। सुभाष जी, आपका सवाल। मेरा पेट खराब रहता है। जी, पेट खराब में क्या रहता है? खाना। ऐसा जी, मेरा पेट खराब रहता है। पेट खराब में क्या हो जाता है खराब है जी? और पता नहीं कब खराब हो जाता है, पता नहीं। बार बार पतला मल आता है। ऐसा जी, पेट खराब रहता है जी मेरा, और मैं शुगर का पेशेंट हूँ। अच्छा जी जी। अब देखिए, जो ये समस्या बता रहे हैं ये रोग से संबंधित है। शुगर के रोगियों में या जो लोग अनकंट्रोल डायबिटीज से संबंधित रहते हैं उनको पेरिफेरल न्यूरोपैथी जैसी डिजीजेस हुआ करती है, जिसकी वजह से आंतों की गतियां बहुत विकृत हो जाया करती है। तो बार बार कॉन्स्टिपेशन, बार बार लूज मोशन की समस्याएं ऐसे रोगियों की रहेंगी। तो पहले आपको अपना शुगर नियंत्रित करना पड़ेगा। यदि आपका शुगर नियंत्रित नहीं होगा
यदि आपका डायबिटीज कंट्रोल नहीं आएगा तो औषधियों का प्रभाव बहुत ज्यादा कोर्स पर नहीं पड़ेगा। तो पहला मेरा आपको सुझाव है कि आप अपना शुगर नियंत्रित करें। दूसरा सुझाव आपके लिए ये है कि यदि आपको बार बार मलबद्धता होती हो तो जिस समय मलबद्धता होती हो या कॉन्स्टिपेशन होता हो उस समय आप किसी औषधि जैसे हरड़ का ही इस्तेमाल कर लें, चसला का इस्तेमाल कर लें, जो कि शुगर में भी आपको नुकसान नहीं करेगा और तापमान भी है और कोई बहुत ऐसी औषधि नहीं है जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा कहीं जाना पड़े, आराम से अवेलेबल है, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं उन दिनों में अगर आपको मलबद्धता होती है। यदि आपको शुगर की वजह से बार बार पतला मल आता है तो उस दौरान आपको फुटज घनवटी एक औषधि है जिसका इस्तेमाल आप 2-3 बार करते हैं। लेकिन ये सभी प्रक्रियाएं तभी कारगर होंगी जब आपका शुगर सामान्य रहेगा। यदि आपका शुगर सामान्य नहीं रहेगा तो ये औषधियां लाभ नहीं। जी सुभाष जी, मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे डॉक्टर विकास चंद्र गुप्ता जी। डॉक्टर साहब आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज हमने बात की कब्ज और बदहजमी की, जहाँ अनियमित दिनचर्या और खान पान के कारण कब्ज की समस्या होना आम बात है, लेकिन सुबह सुबह अगर पेट साफ ना हो तो पूरा दिन अच्छा नहीं महसूस होता है। और आयुष्मान भवो में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा।